नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कैसा गया आप सभी का पेपर एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और आरएएस का जो प्री एग्ज़ाम है वो 1 तारीख को हो चुका है ना। कल थोड़ा सा मैं बिजी था तो टाइमिंग निकल नहीं पाई और आज अपन इस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनके अपन सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं यहाँ आज की इस क्लास में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सभी। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हर एक प्रश्न का हल निकालेंगे कि क्या हल हो सकता है एक एक प्रश्न का। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं। देखिए आपका पेपर ले लेता हूं मैं एक बार। चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग है आपके पेपर की और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों ही जो आपके प्रश्न आए हैं, लगभग 20 प्रश्न आए हैं आरएएस प्री में और 20 प्रश्न बहुत शानदार रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के रहे हैं। कोई भी प्रश्न ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा नॉर्मल बेस का है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है एक कथन के पश्चात, है ना, क्या है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक कथन के पश्चात दो तर्क 1 व 2 दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है ये आपको बताना है। दोनों में से कौन सा जो तर्क है वो ज्यादा मजबूत है वो आपको देखना है। देखिए चलिए बात करते हैं। कथन क्या है, कथन कह रहा है क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों के स्थान पर विद्युत इंजन बदल देने चाहिए। मतलब जो ट्रेनें हैं, क्या उन सभी ट्रेनों में जो डीजल इंजन है उनको हटा करके विद्युत इंजन लगा देने चाहिए। बिल्कुल लगा देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप डीजल इंजन की हटा करके विद्युत इंजन लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्रदूषण को भी बहुत ज़्यादा फायदा, मतलब प्रदूषण कम हो जाएगा इससे। देखते देखिए क्या कह रहे हैं। तर्क पहला, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही है पहला तर्क। डीजल इंजन के कारण बहुत अधिक प्रदूषण होता है तो डीजल इंजन को हटा करके आप विद्युत इंजन लगा सकते हैं। सेकंड तर्क क्या कह रहा है, नहीं भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पादित, गलत बात है सर। कोई भी देश है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना, तत्पर होता है। तो यहाँ इंडिया, हमारा जो भारत है वो भारत भी पर्याप्त बिजली उत्पादित कर पाता है अपने सभी नागरिकों के लिए। और यहाँ पर जो अपना पहला है वो सही हो जाएगा, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। तो आंसर आपका आएगा 3 नंबर, केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल तर्क 1 मजबूत है। सेकंड जो है वो गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट अपन करके रखेंगे ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। यहाँ दूसरा है कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा का है, क्या कह रहा है कथन सुनिए। कथन कह रहा है यदि इस पूरे माह, ढंग से सुनना और समझना चीजों को, यदि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई, यदि इस पूरे महीने वर्षा नहीं होती है तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे भाई, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अधिकांश किसान किस में पड़ जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे। देखते हैं पूर्व धारणा क्या है। खेती के लिए समय पर वर्षा होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है भाई। पहले देखिए कथन में क्या कह रहा है कि इस वर्ष यदि वर्षा नहीं होती है या इस माह में यदि वर्षा नहीं होती है तो किसान संकट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है पूर्व धारणा फर्स्ट में, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। सेकंड, आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर है, बिल्कुल निर्भर है सर। दोनों पूर्व धारणा सही है, ऑप्शन नंबर ए, दोनों पूर्व धारणाएं निहित है सर। क्लियर है ना, ये किसी के पेपर के जो पिक्चर है वो कैप्चर किए हुए हैं तो थोड़ा सा इनमें पहले से कुछ हो रहा है एडिटिंग, बाकी मैं यहाँ क्लियर करके बता रहा हूँ आपको। कथन दे रखा है यदि पूरे माह वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणा है पहला, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, बिल्कुल सही है। आमतौर पर ज्यादातर किसान वर्षा पर निर्भर है, दोनों सही है सर। आगे चलते हैं, अगला देखिए दिया गया है, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए फिर निश्चित कीजिए ताकि तार्किक रूप से सुझाई गई कार्यवाहियां दे रखी हैं, कथन और कार्यवाही। एक प्रश्न कथन और तर्क का हो गया, एक कथन पूर्व धारणा का हो गया, एक आया कथन और कार्यवाही में से। क्या है कथन सुनिए। मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की। ठीक है, मौसम विभाग ने यह कहा कि भाई अगले वर्ष कम वर्षा होगी और इसके लिए उसने एक अधिसूचना जारी कर दी। आगे देखते हैं कार्यवाहियां क्या है। कार्यवाही, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए, बिल्कुल सही है।
भाई सरकार ये कदम उठा सकती है जब सरकार को पता है कि अगली साल मौसम विभाग ने जारी कर दिया सूचना कि बरसात कम होगी, वर्षा कम होगी, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी कोई कार्रवाई करे, जल की व्यवस्था करे, जहाँ पीने की पानी की आवश्यकता है वहाँ पहले से प्रबंध करके रखें। दूसरा संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए दोनों ही काम कर सकते हैं अपन। एक, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ पर पानी नहीं है क्योंकि हमें पता है पहले से कि वर्षा कम होने वाली है। दूसरी बात, जो किसान है उनको हम सलाह दे सकते हैं कि भाई ऐसी फसल बोइए जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो, जैसे बाजरा बो दिया तो ऐसी फसलों का उत्पादन कीजिए जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो। तो हम एक अधिसूचना हम भी जारी कर सकते हैं भाई सभी किसानों के लिए, या उनको सूचित कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि भाई ऐसी फसल बोइए जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो। क्यों? क्योंकि बरसात कम होगी। ठीक है, दोनों ही सही है। तो एक बात दो, दोनों अनुसरण करती हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? एक कथन के पश्चात निष्कर्ष, एक कथन दिया गया है, कथन के बाद निष्कर्ष दिया गया है। डायरेक्ट देखते हैं कथन। कथन क्या है? पद ग्रहण करने के बाद, सुनना ढंग से और समझना चीजों को। पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा। क्या कहा उसने? वो बात इंपॉर्टेंट है जो उसने कही है। ये देखिए, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। क्या कह रहा है? मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। इसका मतलब इंदौर से आए हैं भाई साहब। भाई जाहिर सी बात है, इंदौर से आए होंगे तभी तो कह रहे हैं कि भाई इंदौर से कोई ना कोई लेना देना तो है, तभी तो उन्होंने तुलना की है ना। हम भी कहते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो मूल कर्तव्य है वो, या फिर हम कोई ऐसी बात कहते हैं, मान लीजिए हम कोई अधिकारी हैं और हम कहते हैं कि भाई हम भी ये चाहते हैं कि हमारा शहर जयपुर की तरह, मतलब जयपुर से हमारा कोई ना कोई रिलेशन तो है, जाहिर सी बात है। वही यहाँ पर है, मेरा सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। मतलब भाई साहब इंदौर से आए हैं, हम करके आए। तो देखिए पहला निष्कर्ष, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। भैया कोई लेना देना नहीं है। सिगरेट की डिब्बी आती है, लिखा हुआ आता है वैधानिक चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या लोग पीना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। चेतावनी देना उनका काम है, मानना ना मानना लोगों के ऊपर है। बस ये है कि चेतावनी लोगों को आकर्षित करती है, वो पढ़ेंगे जरूर। इसी तरह विज्ञापन है, हम आपके धन पर 20% ब्याज देते हैं। विज्ञापन का काम है लोगों को आकर्षित करना। विज्ञापन वास्तविक भी हो सकता है, अवास्तविक भी हो सकता है। उसी तरह देखिए, इसी तरह यहां भी हो रहा है कि नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। अरे जागरूक हो चाहे नहीं हो, ये ऐसा कुछ कहा क्या कथन में? नहीं कहा। तो हमारा कोई लेना देना नहीं, जागरूक हो मत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं एवं शहर के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव। बिल्कुल सही है, इंदौर में कार्य कर चुके हैं तभी तो वो इंदौर से क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो आंसर आएगा इसका सेकंड सही है, मतलब कि केवल 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड में एक प्रश्न है, एक परिवार के 8 सदस्य हैं। सर कितने सदस्य? 8 सदस्य। ई, एफ और जी की माता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए ई जो है वो एफ और जी की माता है, एफ और जी, और इन दोनों की जो माता है ऊपर वाली श्रेणी में आएगी, कौन है? ई। ई, एफ और जी की कौन है? माता। इट मीन्स ई महिला है। माइनस हो गया। आगे देखते हैं, ए ई का जवाई है। ए जो है वो ई का जवाई है। अब ई का जवाई, इन दोनों का तो पता नहीं कौन सा पुत्र है कौन सी पुत्री है, लेकिन इन दोनों में से जो भी पुत्री होगी उसका पति कहलाएगा जवाई। छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इस लाइन को छोड़ दिया है ना, आगे चलते हैं। सी जी की पुत्री है। सी जो है ना वो जी की पुत्री। अब देखो जी की पुत्री है कौन? सी। सी पुत्री है जी की। आगे चलते हैं, डी सी के नाना है। सी के नाना है डी, मतलब सी की ये माँ। अब देखना, ये सी की माँ है और माँ की माँ ई, और इसका कोई पति है कौन? डी। तो डी इसकी माँ की माँ, नानी, नानी का पति कौन हो गया? नाना हो गया। अब ये नाना है तो अब उस लाइन पे पहुंच जाओ। ए ई की जवाई है, तो ई, ए जो है वो ई का जवाई है। ई की पुत्री का कौन है? पति। कौन है? ए। ए ई का जवाई कब होगा? जब ए की, ई की पुत्री का पति होगा, जवाई हो गया। आगे सुनते हैं, डी के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। डी के एक पुत्र है, बिल्कुल सही, एक पुत्री है। चलिए आगे चलते हैं। एच जी की भाभी है। एच जो है वो जी की भाभी। अब जी की भाभी कौन होगी? जी का ये भाई और इस भाई की कौन? पत्नी।
ये क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। तो H जो है वो G की भाभी है, H जो है वो G की भाभी होगी सर। आगे चलते हैं। B F की भांजी है, B जो है वो F की भांजी है। F की भांजी कैसे, F की बहन और बहन की कोई पुत्री हुई, कौन, B, ये F की होगी भांजी। क्लियर। पूरे प्रश्न में लास्ट में क्या पूछा है कि F A से किस प्रकार संबंधित है। F जो है, कहाँ है F, ये रहा। देखिए जो F है वो A से किस प्रकार संबंधित है, A से, अर्थात जिसके पीछे से आ जाए उसका क्या लगता है। तो A की पत्नी और पत्नी का ये भाई है, मतलब कौन लगा, साला लगा। ठीक है, तो साला और जीजा देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी, साला और जीजा, ये रिश्ता हो गया। आई थिंक समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 लड़कियां एक मैदान में निश्चित दूरी पर खड़ी हैं। कितनी लड़कियां खड़ी हैं, 5 लड़कियां। 5 लड़कियां हैं, एक मैदान में निश्चित दूरी पर खड़ी हैं, बिल्कुल। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर हैं। सर रेखा और कौन है, बीना, एक दूसरे से 18 मीटर की दूरी पर है। ठीक। अगला, वीना रेखा और बीना के बीच में है। तो बीना और रेखा के बीच में कहीं कोई लड़की खड़ी है, नाम है इसका वीना, ये आ गई वीना। आगे चलते हैं, कहीं खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में, रेखा से उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, 5 मीटर ऊपर कौन खड़ी है, पिंकी। पिंकी रेखा से 5 मीटर ऊपर खड़ी है, तो 5 मीटर ऊपर कौन हो गई, उत्तर की तरफ पिंकी हो गई। आगे चलते हैं, रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम में, रेखा जो है वीना से 12 मीटर पश्चिम इधर होगा, तो 12 मीटर पश्चिम में, ये 12 मीटर कह रहा है यहां तक। आगे, यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण की तरफ है, बीना से 8 मीटर दक्षिण की तरफ कौन है, यामिनी है। यामिनी आगे 8 मीटर दक्षिण की तरफ खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी, क्या पूछ रहा है सुनिए, पूछ रहा है कि पिंकी जो ये है इसमें और यामिनी में, मतलब ए और बी की कुल दूरी पूछ रहा है सर। यहां देखिए आपके 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक एरा एक एरा, निकाल सकते हैं दोनों में, इसका कर्ण निकाल दें और इसका कर्ण निकाल दें और टोटल कर दें, बोलो आंसर आ जाएगा ना। बिल्कुल, लगाओ पाइथागोरस, लगाया। 12 5 12 12 144 55 25 169 रूट बोलो 13, तो ये तो आ गया कर्ण कितने का, 13 मीटर की, तो ये दूरी हो गई। इधर ये देखा तो देखो ये टोटल 18 था, 18 से 12 इधर गया, कितना बचा, 6 और 8, 8 हुआ 2 64, चचंगा 36, कितना हुआ 100, 100 का रूट बोलो 10, 10 मीटर ये आ गया। कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक तो 13 मीटर प्लस 10 मीटर बोलो कितनी हो गई, 23 मीटर। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा 23 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। समझ में आ रही है ना चीजें, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अगर समझ में आ रही है। और यहाँ मैं केवल आपको आ रही है इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, P Q R S T U V, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति, P Q R S T U V। अब ऐसा कोई प्रश्न आए यदि बैठक व्यवस्था का, तो जाहिर सी बात है आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, मतलब एक एक चीज को लिखते चलिए। जैसे पहले कहा T और U के मध्य एक व्यक्ति है, अर्थात T और U के मध्य में कोई एक व्यक्ति बैठा है, या तो ऐसे होगा या U इधर होगा और T इधर होगा, इधर भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है। आगे V P के दाईं ओर है, ये क्लियर है कि V जो है ना वो P के दाईं ओर है, मतलब इधर है। Q U के एकदम बाईं ओर है, Q जो है वो U के एकदम बाईं ओर है, U जहां भी है उसके बाईं ओर कौन है, Q है। आगे देखिए S V का पड़ोसी नहीं है, मतलब जो S है ना वो V के ना तो इधर बैठा है ना इधर बैठा है, कहीं भी S नहीं है, S V का पड़ोसी नहीं है। V और U के मध्य 2 व्यक्ति हैं, V और U के मध्य, अर्थात V और U के मध्य कितने व्यक्ति हैं सर, 2 व्यक्ति हैं। V और U के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। अब ये V और U ऐसे हो सकता है या फिर U इस हिसाब से V हो सकता है, ठीक है। चलिए R P के एकदम बाईं ओर है, R जो है ना वो P के एकदम बाईं ओर है, तो P के बाईं ओर कौन है, R, P के बाईं ओर कौन हो गया सर, R हो गया। शुरू करें रखना, चलिए देखिए रखते हैं एक एक को, यही रखा पहले तो P के बाईं ओर R, P के बगल में कौन था, देखो ये खत्म और ये खत्म, P के बगल में कौन है, V। अब देखिए आगे V कहीं जुड़ रहा है, V और U के बीच में 2 व्यक्ति हैं,
लेकिन V का पड़ोसी कौन नहीं है? S नहीं है। V का पड़ोसी कौन नहीं है? S नहीं है। और V और U के बीच में दो व्यक्ति हैं। यदि मैं U को इधर रख दूं तो S इधर आएगा, S इसका पड़ोसी है नहीं, S इधर आ जाएगा। V और U के बीच में दो व्यक्ति अब यहाँ रह गए। दो व्यक्ति कौन कौन रह गए? तो देखो T और U के बीच में एक व्यक्ति है, तो T यहाँ आ गया, T और U के बीच में एक व्यक्ति शेष रह रहा है। एक व्यक्ति कौन सा रह गया सर? U के जस्ट बगल में कौन है? Q, तो Q आ गया। तीन इधर से गए, तीन इधर से गए, पूछा है बीच में कौन है? बीच में कौन है सर? V, V आ जाएगा मिडिल में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है हमें, केवल प्रश्नों को बताना है बस, आप लोग ढंग से समझ पाए चीज़ों को। अगला, निम्न अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? देखिए सर, ऐसे प्रश्नों में आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है वो सुन लीजिए। यहाँ आपको देखना है, ये पूरी एक है, श्रृंखला चल रही है, ये पूरी एक श्रृंखला है, ये पूरी एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है। पूछा है अगला पद क्या होगा? पहला पकड़िए, ए एक पर, सी तीन पर, ई। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, चलिए मैं स्टार्टिंग का पद ही ले रहा हूँ बस। ए की पावर 3/2, फिर है सी की पावर 9/2, फिर है एच की पावर ई की पावर 15/2, फिर है जी की पावर 21/2, जी की पावर 21/2। अब पहले इसी लाइन को सॉल्व करते हैं अपन। ए एक पर, तीन पर, 5 पर, 7 पर, बोलो +2 +2 +2 7 और 2 9 आ गया। क्या आया? 9। और 9 पे क्या आएगा सर? आई आ जाएगा। आई वाला है कोई ऑप्शन? बिल्कुल, दो ऑप्शन है, ये दोनों खत्म, एच वाले खत्म, आई वाले दो बचे। अब आई से 2 निकल के आ गए तो इनकी पावर निकाल लीजिए, दोनों की अलग अलग है। देखो सब में /2 हो रहा है, डिवाइड/2। यहाँ ऊपर वाला देखो, 3 + 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 बोलो 27/2। आई 27/2, आई 27/2 है क्या? नहीं है, ये भी गलत। आई 27/2 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चौथा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास है भी नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 क्या कह रहा है? किसी कूट भाषा में ABONDONMENT को ये कहा जाता है, इस हिसाब से बदल रहा है। आप यही के यही समझ लीजिए इसे। देखना एक बात देखना, स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5 जो अक्षर है वो लिए मैंने, और लास्ट के 5 लिए। यहाँ देखो, जो स्टार्टिंग के 5 यदि मैं इनको उल्टा लिखूं यहाँ से, तो DNOBA DNOBA। क्लियर? ओ की जगह ओ रख दिया, लास्ट के जो 5 थे उनको उल्टा करना जरा, TNEMN, तो TNEMN। क्लियर? बीच वाला अक्षर जो कि तो है, आगे के 5 बदल दिए, पीछे के 5, अर्थात क्रम परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? क्रम परिवर्तन का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का क्रम परिवर्तन हो रहा है। सेम इसमें भी वही हो रहा है। देखो ESTAB, यहाँ तक बी तक ले लिया 5, तो BASTE, L का L जो की त्यों, और बाकी का I से लेके यहाँ तक का फिर बदल गया। ठीक है, सेम हमें यहाँ करना है। क्या? 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, यहाँ तक ले लिया, तो क्या आएगा? उल्टा करो, IMRE और G, N का N ही रहेगा, फिर लास्ट के 5 बदल जाएंगे, बदलो, NOITA। ऑप्शन देख लेना कौन सा है, IMRE, यही दो हैं, ये दो तो खत्म, IMRE आगे GG NNOTO, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए यहां तक तो आपकी रीजनिंग थी, रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी हैं ABC, और एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। A/B/C को जो प्रतिस्पर्धा में जो पुरस्कार मिला है वो मिला है 3:4:5 के अनुपात में। क्लियर? इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य, अब देखो विद्यालय के जो प्राचार्य हैं प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये अलग से दे रहे हैं, नगद पुरस्कार के अलावा 4-4 हज़ार रुपये उन्होंने अलग से दिए। परिणाम स्वरूप ABC का नगद पुरस्कार का अनुमान, जो पुरस्कार का अनुपात है वो हो गया 5:6:7। जो नगद पुरस्कार प्राप्त किया उसका अनुपात क्या हो गया? 5:6:7 हो जाता है। तो B को प्रतिस्पर्धा में, अब देखिए यहां कंफ्यूजन है, स्टार
बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, तो बी को प्रतिस्पर्धा में राशि तो मिली थी 4 के अनुपात में और लास्ट में टोटल हो गई थी 6 के अनुपात में। चलिए एक बार सॉल्व करा देता हूं। देखो यहाँ देखो अनुपातों का अंतर 2, यहाँ अनुपातों का अंतर 2, यहाँ अनुपातों का अंतर 2, अर्थात 2 बराबर कितने हजार रुपए दिए उन्होंने अलग से 4000। भाई 2 कौन से हैं, ये 2 वही तो है जो 4000 रुपए उन्होंने अलग से दिए, तो 4000 2 बराबर हो गया 4000 रुपए के। अब बात करते हैं, हमसे पूछा है बी ने प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि प्राप्त की, तो बी की राशि है 4, राशि तो निकालिए प्रतिस्पर्धा वाली 4, 2 बराबर 4000 के, तो 4 बराबर हो गया 4000 बटे 2 इंटू 4, 2 से काटा 2 बार, ये 40 नहीं होगा, 1 मिनट, 4 2 से काटा 2 बार और 4 दूनी 8, तो 8000 इसका आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से 8000 आना चाहिए, बाकी आरपीएससी 12 माने 15 माने 20 माने या कोई और 12 15 20 मानता है, मानने दो, कुछ नहीं, मेरे हिसाब से 8 आना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से 8 उत्तर आएगा। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि प्राप्त की। यदि वो कहता है कि परिणाम स्वरूप उसने कुल कितनी राशि प्राप्त की, तो 12000 आना चाहिए था, 6 दूनी 12, तो फिर 12 की बात करते हैं, फिलहाल 8 की बात करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न, देख लीजिए एक बार चीजों को, है ना। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, कोई संख्या थी उसका गुणा करना था 5/3 से और गुणा कर दिया 3/5 से, तो इस गणना में प्रतिशत की त्रुटि क्या होगी। बड़ा आसान है, 5/3 से गुणा करना था, कर दिया 3/5 से, आप भी कर दो, तिनाम तिया 9 पचम 25, 25 आना चाहिए था, आ गया 9 गलती से, तो कितनी त्रुटि हुई, त्रुटि हो गई कितने की, 25 में से 9 गए तो 16 की त्रुटि किस पे, 25 पे, परसेंट चाहिए, गुणा 100, 25 चौक 100, 16 चौक 64% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 64% आ गया। चलते हैं अगले। देखिए ऐसे जो प्रश्न है मैं नॉर्मली कराता हूँ, अनुपात वाला आया, परसेंट वाला है, ये प्रश्न और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए लगभग वो सारे अपन कराते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबको पता है कि ये सारी चीज़ें करा रखी है, ये सारी चीज़ें तो मैं जीडी और यूपीएस के बैच में भी कराता हूँ, ये तो आरएस का पेपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए, 400 लड़के, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में कम से कम एक खेल खेलता है। मतलब कितने खेल खेलता है, 3 खेल, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक बॉक्स किसका है, क्रिकेट का, एक बॉक्स किसका हो गया, हॉकी का, एक बॉक्स किसका हो गया, फुटबॉल का। अब कह रहा है कि 185 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 185 हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट। फिर कह रहा है 165 हॉकी खेलते हैं। देखिए 185 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 165 हो गया और यहाँ पर आ गया 160 खेलते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे, 185 क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी खेलते हैं और 160 खेलते हैं फुटबॉल। अब कह रहा है कि 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं कितने, 40 लड़के, तो यहाँ आ गया 40। आगे कह रहा है 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट 20 लड़के खेलते हैं। फिर कह रहा है 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं 10 लड़के। कह रहा है बताइए तीनों खेल मतलब इस वाली बीच वाली जगह जो ये खाली रह गई, यहाँ क्या आएगा, मतलब तीनों खेल खेलने वाले लड़के कितने हैं, कुल लड़के कितने हैं, 400। यदि इन सबका टोटल करने पर कुल 400 आ जाए तो अपना काम तो हो गया। अब 400 आएगा कैसे वो सुनना है, ऐसे टोटल नहीं होगा कि आप इन सबको जोड़ दो। टोटल कैसे होगा, टोटल होगा इस खाने में जितने भी आए वो सब 185 हैं, जिनमें 20 और 40 भी इंक्लूड हैं, तो बच्चे कितने, सुनना। देखो अगर मैं इसमें बीच वाले में 20 और रख देता हूं, यहां पर ऑप्शन से करते हैं अपन, 20 रख लेते हैं, 20 से ही हो रहा है सॉल्व, 400 उसी से आएगा और किसी से आएगा नहीं। तो देखिए 185 20 20 40 और 40 80 गया, तो इसमें केवल क्रिकेट वाले कितने बचे, जब 80 गया तो 185 में से 105 लगे क्रिकेट वाले। सेम इस पे पहुंच जाओ, 165 20 20 40 10 50 गया, 165 में से कितना बचा, 115 बचा, केवल हॉकी खेलने वाले बचा। और यहाँ देखिए 160 में से 40 और 10 और 20 गए, 20 और 40 60 और 10 70 गए, कितना बचा, 90 बचा, प्लस ये 20 वाला भी जा रहा है। जब आप इन सबका टोटल कर लोगे तो लास्ट में आपको यहाँ आवश्यकता पड़ेगी किसकी, कि जिससे इन सबका टोटल कितना हो जाए, 400 हो जाए। 400 किससे हो जाएगा, 20 से ही कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, किससे कंप्लीट हो जाएगा, 20 से आराम से। जब आप 20 रखोगे तो 20 से ही कंप्लीट हो पाएगा। या फिर अपन ऐसा करें 20 40 को घटा लें इसमें से, या देखिए ये पूरा आया तो इसमें कितना हो गया, 185 मान लीजिए नहीं लिया मैंने, तो 40 और 20 इसमें इंक्लूड हो गया। अब इधर वाले में लेते हैं, 40 और 20 इसमें चला गया, इसमें कितना बच रहा है, 10, तो 165 में ये 10 भी आ गया,
अब ये वाला लिया तो 40 इधर चला गया, 10 इधर चला गया, 40 10 50 गया, कितना बचा 110, टोटल गया 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 8 और 6 14 15, 8 और 6 14 और 1 15 और 1 16 की 6, हासिल 1 1 2 3 4 460 आ गया। 60 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 हिस्सों में बांटना है, 2 का दिया भाग 2 दिया सॉरी 3 का 3 हिस्से ना, तो 3 दूनी 6, 20 20 आ गया, 20 3 60। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, गौर करना, व्यंजनों के प्रतिबिंबों के अवलोकन किया जाता है। इसमें उन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए जो अपनी मूल आकृति में समान दिखाई देते हैं। कितने सबको पता है? टोटल वर्णमाला में यदि दर्पण की बात की जाए, दर्पण प्रतिबिंब में नहीं परिवर्तित होने वाले होते हैं 11। केवल स्वरों की बात की जाए, स्वर होते हैं 4, और केवल व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन होते हैं 7। कौन कौन से 7 हैं सर जो नहीं बदलेंगे? एच एम टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, एच एम टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, 3 और 3 6 और 1 7। ये 7 है जिनका दर्पण प्रतिबिंब एज इट इज बनता है, कभी नहीं बदलता। कैसे? एच का दर्पण बना दो, एच का एच ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब दर्पण प्रतिबिंब होता है तो याद रखना पार्श्व बदलती हैं। पार्श्व मतलब कि दाएं का बायां और बाएं का दायां हो जाता है, तो दाएं का बायां और बाएं का दायां चेंज होता है, बस लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, बाकी सब जो की तो रहता है। तो एच का एच, एम का एम, टी का टी, वी का वी, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स का एक्स, वाई का वाई। ठीक है, स्वर हटा दिए। इसमें से कौन कौन से? ए हटा दिया, आई हटा दिया, ओ हटा दिया और यू हटा दिया। ये 4 स्वर थे जो नहीं बदलते। 7 और 4 टोटल 11 होते हैं, स्वर होते हैं 4, व्यंजन होते हैं 7। यहाँ क्या पूछा है? व्यंजन पूछे हैं, उत्तर क्या आएगा? 7। आगे चलते हैं। बता देना, कमेंट कर देना, यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो दोबारा करा दूंगा, है ना। 64 छोटे घनों से एक ठोस आकृति बनाई गई है। कितने छोटे घन है? किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। परिस्थिति में कौन सी में दिखाई नहीं देंगे? तो सुनना, सबसे पहली बात, जब घनों की संख्या आ जाए तो उनका घनमूल होता है किसके बराबर? n के बराबर। घनमूल किया 4, तो 4 आ गई n की वैल्यू, पहली बात। दूसरी बात, जो घन दिखाई नहीं देंगे किसी परिस्थिति में, होंगे कहाँ? वो होंगे घन के अंदर। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई घन है, ऊपर की स्लाइड हटाई, नीचे की हटाई, दाएं बाएं आगे पीछे, तो केंद्र भाग में, किसी घन के केंद्र भाग में बनने वाले जो घन हैं वो किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। जो केंद्र में आएंगे, बीचा बीच में आएंगे। जैसे पनीर का कोई टुकड़ा लिया, ऊपर से काटा, नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 सतह काट दी, बीचा बीच में जो टुकड़े निकलते हैं वो दिखाई नहीं देते ऊपर से। वही स्थिति है। तो उन टुकड़ों के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, n-2 का होता है होल क्यू। तो n मतलब कि 4 - 2 का क्यू, मतलब कि 2 का क्यू कितना आया? बोलो 8। उत्तर दो। ये सभी वही चीजें जो अपन नॉर्मली पढ़ाते हैं क्लास में। आगे चलते हैं। बंटन सारणी, आप सबको माध्य का बहुलक वगैरह आते होंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है उत्तर आएगा 7 6 42 6। कितना आ जाएगा आंसर? आ जाएगा, है ना। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, चलते हैं आगे देखते हैं। एक मूलधन, कोई मूलधन है, मूलधन का 2/3 भाग 10% ब्याज पर उधार दिया। कौन सी ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया। और शेष राशि का मूलधन 15% ब्याज की दर पर उधार दिया, वो भी साधारण। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 480 रुपये। तो कुल मूलधन क्या होगा? मूलधन आपसे पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। सर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की यदि मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने राशि मान ली, कोई भी ऐसी मान लो, कोई भी ऐसी राशि मान, या फिर छोड़ो ना, काय को राशि माननी, देखो ना 2/3 भाग हो रहा है 10% पे डिवाइड। सर इसका जरा 2/3 करके बताना मुझे। 16 का हो रहा है क्या कंप्लीट? नहीं हो रहा ना। इसका 2/3 करना हो रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं हो रहा ना। इसका 2/3 करना नहीं हो रहा। किसका बचा? 12,000 का 2/3 कितना होता है? 3 चौका 12, 4 दूनी 8,000। जब 2/3 एक ही संख्या का हो रहा है तो वही उत्तर है। पेपर में जब आप जाओ तो एक दिन पहले रेस्ट लेना है पूरा। कोई भी पेपर देने जाओ, एक दिन पहले पढ़ाई बंद करो, आराम से रेस्ट लो, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करो, ताकि माइंड वहां जाकर के पूरे तरीके से एक्टिव हो। अब यहाँ देखना था, हमें 2/3 भाग 10% काहे को करने लगे? 10% सीधा सीधा आ रहा है, 2/3 यही 12%, 12,000 है और कोई है ही नहीं। चलिए उसी का डिवाइडेशन हो सकता है। आगे चलते हैं। ऐसे एक वृत्त के अंतर्निहित, देखिए एक वृत्त है ना, उस वृत्त के अंतर्निहित, ऐसे एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। वर्ग, इसके अंदर एक वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है। और टी इस वृत्त के अंतर्निहित, एक यही वृत्त है, इसके अंदर एक बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और इसके क्षेत्रफल को ये दर्शाता है। जब हम ज्यामिति पढ़ेंगे
ज्यामिति जब अपन पढ़ाते हैं तो इन चीज़ों की बात करते हैं, ज्यामिति में आती हैं। देखिए सॉरी, यदि मैं वृत्त के विकर्ण की बात करूं तो ये हो गई त्रिज्या, विकर्ण हो गया क्या, डबल त्रिज्या, मतलब 2r। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2r अपॉन 1 मिनट, 2r का स्क्वायर अपॉन 2 इसका एरिया हो गया। और जब इसके एरिया की बात करूंगा तो देखो यहां से यहां तक क्या हो गई, r त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या। तो इसकी हो गई आधी, तो 3/2 r स्क्वायर अपॉन 3/2 और 3/2 r स्क्वायर अपॉन √3 हो गया, क्या हो गया, √3। जब आप दोनों चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 8t इक्वल टू 8t, ये रहा 8t बराबर 3√3s। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चलते हैं आगे, चलिए छोटा छोटा सा मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच में 2 पारियां, अलग अलग 2 पारियां, प्रथम पारी और द्वितीय पारी, ठीक है, दोनों पारी में रन बनाए गए हैं। यहाँ रन बनाए, यहाँ रन बनाए, पहली पारी दूसरी पारी के रन, और यहाँ गेंद है और यहाँ गेंद है। पूछा क्या है, प्रश्न को सुनना, सबसे तेज रन बनाए, सबसे ज्यादा नहीं पूछे, है ना, बच्चे गलती करते हैं, सबसे ज्यादा सर 79, सर 56, सर 9 और 6 15, 5 हासिल 1, सर 7 5 12 1 13, 135 रन बनाए। भाई ये भी तो देख ले, बनाए कितने बॉलों में, 4 और 1 5 9, 245 गेंदों में बनाए 135 रन। स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, यहाँ सबसे तेज रन पूछ रहा है, सबसे तेज रन किसने बनाए, क्यू ने बनाए। क्यों, 5 यहाँ बनाए, 20 यहाँ बनाए, 55 रन बनाए। और कितने बनाए, 85 और 12, 97 गेंदों में 55 रन बनाए, सबसे तेज रन इसने बनाए। क्लियर है ना, सबसे तेज रन बनाए क्यू ने। आगे चलते हैं, ये रहा, m पुरुषों और n महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाया गया है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। m पुरुष हैं, n महिलाएं, उनको इस प्रकार से बिठाया गया है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। यदि m मोर देन n हो तो इन सभी के बैठने के तरीके, मतलब कैसे बिठाया गया, देखो कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे, मतलब मैन फीमेल, मैन फीमेल, मैन फीमेल, मैन, इस हिसाब से बिठाया गया है, ठीक है, इस हिसाब से बिठाया गया है। अब बिठाने के यदि हम तरीके की बात करें, बिठाने के यदि हम सॉरी, देखिए एक बार देख लीजिए, है ना, थोड़ा तबीयत ऐसी चल रही है तो उस वजह से डिस्टर्बेंस है। बाकी फिर भी मैं कल ही करा देता, वरना आज भी इसीलिए थोड़ा सा तबीयत की वजह से। बाकी मैं आपको करा रहा हूँ, देख लीजिए, एम 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 एफ एफ एफ, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, इस क्रम से बिठाना है ताकि कोई परिवर्तन नहीं हो। अब बात करते हैं इनके, तो इन सभी को बैठाने के तरीकों की संख्या, तरीके, बैठाने के तरीके क्या आ जाएंगे सर, यहाँ पर जब एम बैठाए जाएंगे मेल, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, m+1 हो जाएंगी। भाई सॉरी, मेल जो है वो एक ज़्यादा है फीमेल से, तो मान लीजिए फीमेल मैंने बिठाई m, तो मेल कितने हो गए, m+1 हो गए। तो करते हैं वही m+1, और ये किसके हैं, n के, तो cn आ गया, निकाला, फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m+n cn। जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m+1, और जब इसे सॉल्व करेंगे cn को, तो इसका मतलब माइनस करना है केवल, तो फैक्टोरियल m+1 माइनस n। देखिए है कहीं आंसर, फैक्टोरियल m+1 अपॉन m-1+1, ये रहा चौथा उत्तर सही है। आई थिंक क्लियर है चीजें। चलिए अगला प्रश्न, 4 संख्याओं के गुणनफल में 5 और 10 ना आने की प्रायिकता क्या होगी, ना आने की, आने की, 4 संख्याओं में 5 व 10 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या थी, इसमें गुणनफलों में 4 संख्याओं के गुणनफलों की 5 व 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर कुल अंक, देखिए भाजकता के नियम की बात करूं तो 5 व 10 से विभाजित कौन सी होती हैं, विभाजित होती हैं कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक क्या होता है, 0 हो या 5 हो। 5 से विभाजित वो संख्याएं होती हैं जिनका अंतिम अंक 0 और 5 हो, और 10 से विभाजित होती हैं जिनका अंतिम अंक 0 हो। तो 5 और 10 मतलब कितने अंकों की बात हो गई, यहाँ 2 अंकों की बात हो गई। तो विभाजित नहीं होने वाले कितने अंक बचे, टोटल होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कुल अंक कितने होते हैं 10, 10 में से विभाजित हो जाएंगे 2 अंक, कौन कौन से, 5 वाला और 0 वाला। जिनका अंतिम अंक 0 होगा या 5 होगा उनमें 10 का और 5 का भाग जाएगा, तो ये तो हो गए विभाजित होने वाले 2, तो बचे कितने 8 नहीं विभाजित होने वाले, तो 8। अब 8 ये हो गई, तो प्रायिकता क्या होगी, देखिए 8/10, 8/10 हो गई। कितनी संख्या है 4, तो 8/10 गुणा 8/10 गुणा 8/10 गुणा 8/10, 4 संख्याएं आ गई। सॉल्व किया, 2 से 4, 2 से 5, 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 4 चौका 16, चौक 64, चौक 256 बटे 55, 25, 125, 625, तो ये तो आ गई जो विभाजित नहीं होंगी। तो होने वाली क्या हो गई 1 - 256/625, सॉल्व करोगे इतना 9, तो ये आ गया आपका कुछ ऐसा आएगा 369 बटे 625, सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आ गया 369 बटे 625। क्लियर है, चलिए आगे क्या हो गया सॉल्व। 40 क्वेश्चन 46 तक है, तो यहाँ तक अपने टोटल मैथ और रीजनिंग के जो आए थे वो 20 क्वेश्चन आए थे सर। आई थिंक मैंने थोड़ा स्पीडली कराया, वीडियो को स्लो कर लेना, स्लो करके एक ही चीज़ को समझ लेना, समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। और देखिए ज़्यादातर बच्चे कट ऑफ के लिए परेशान हैं, तो कट ऑफ के लिए भी वीडियो अपन शीघ्र डालेंगे। वैसे पेपर का लेवल देखते हुए और बच्चों के जो थॉट्स हैं, जो बच्चों से मेरी चर्चा हुई है कई लोगों से, उसको देखते हुए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। अगर आप 70-75 भी स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को जरूर शेयर करें जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है।